वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स। चैप्टर 311। यू के पिता शायद उस समय से ही अचंभित हो गए थे जब उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी की बहन के मुंह से पहला शब्द सुना था, और दूसरे वाक्य तक तो वे मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। सौभाग्य से यू ने उसका समर्थन किया। यू भी इस पल में स्तब्ध था। उसने पहले ही अपना गुस्सा निगल लिया था, निराश महसूस कर रहा था, लेकिन अब पिछली चाची अचानक प्रकट हुई और सब कुछ उजागर कर दिया। वो वास्तव में नहीं जानता था कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करे। वैसे भी ये वो नहीं था जिसने इसे उजागर किया, और ये सीधे तौर पर पता चला कि बच्चा उसके पिता का नहीं था। बच्चा गिरा था या नहीं, ये अब लोगों की परवाह नहीं रह गई थी। इस बीच छोटे समूह के अन्य लोग यू को तिरछी नजर से देख रहे थे। क्या यू भूल गई कि यूनर हमेशा से मानती रही है कि बच्चा उसका है? अगर वो बाद में बकवास करने लगे तो? इस मामले में किन जियान को नहीं लगा कि ये चिंता की बात है। शुरू में उसे लगा कि इसे साबित करना मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि यहाँ किसी ने पहले ही पितृत्व परीक्षण कर लिया था, इसलिए उन्होंने नमूने रख लिए होंगे। अगर बाद में उन पर झूठा आरोप लगाया गया तो वे फिर से परीक्षण कर सकते हैं। दूसरी ओर पूरा स्थान पहले से ही चर्चाओं से गुलजार था, और यू परिवार के अन्य सदस्य व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए तुरंत खड़े हो गए। यू के पिता वास्तविकता में वापस आ गए और तुरंत क्रोधित हो गए। जब हमने तलाक लिया था तब मैंने तुम्हें मुआवजा दिया था, अब तुम क्यों हंगामा मचा रहे हो? उसे तो संदेह भी नहीं है। किन परिवार को भी ये अविश्वसनीय लगा। क्या यह उसकी शक्ल की चिंता थी, या फिर वह सुंदरता के पीछे अंधा हो गया था? किन जियान, हालांकि यू के पिता की मानसिकता का विश्लेषण कर सकता था। आखिरकार उसे अभी अभी पता चला था कि वो बच्चे पैदा करने की अपनी क्षमता पूरी तरह खो चुका है। अगर उसे लगा कि उसका आखिरी बच्चा उसका अपना नहीं है, तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अवचेतन रूप से ये मानना चुना कि उसकी पूर्व पत्नी उसके परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उसके बगल में यूनर का चेहरा भयानक लग रहा था। वह दोषी महसूस कर रही थी, इसलिए वह घबराई हुई यू को देख रही थी, जैसे कि आपसी समझ की उम्मीद कर रही हो। यू ने स्वाभाविक रूप से अपने बगल से तीव्र निगाहों को महसूस किया। वह कांप उठा, लेकिन अंदर ही अंदर वो और भी अधिक खुश हो रहा था। लगभग यूनर पर अपनी आंखें घुमाना चाहता था, ये देखकर कि यूए उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। यूनर खुद को अन्याय महसूस करने से नहीं रोक पाई। उसने अपने होंठ काटे और नवागंतुक की ओर मुड़ी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम ऐसी बातों से मेरी और मेरे बच्चे की मासूमियत पर कलंक नहीं लगा सकते। पूर्व पत्नी की बहन को स्वाभाविक रूप से पता था कि वह इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने सीधे सबूत पेश कर दिए। उसने पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट खोली और उसे यू के पिता के चेहरे पर थपथपा दिया, ताकि वह उसे स्पष्ट रूप से देख सकें। यूनर का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया, जबकि पूर्व पत्नी की बहन आत्मसंतुष्ट दिख रही थी। शायद तुम्हें पता नहीं था कि जिस अस्पताल में तुमने पितृत्व परीक्षण करवाया था वह मेरे नियंत्रण में है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम, ये बेशर्म कुतिया, अपने सामने मौजूद सबूतों के साथ कैसे बच निकलने की कोशिश करोगी। पूर्व पत्नी की बहन ने व्यंग्य किया। यूनर अब सचमुच डर से जम गई थी। उसने सहज रूप से यू को देखने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि वह भी ध्यान से रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसकी आंखें भी चमक रही थी। यूनर के पास गहराई से सोचने का समय नहीं था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया ढह रही है। उसने जो सबसे अच्छी कल्पना की थी, उसे उसके सामने खड़ी इस कुतिया ने बर्बाद कर दिया। नहीं, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। ये कैसे संभव है? ये सब झूठ है। पति, ये जरूर झूठ होगा। वह मुझे बदनाम करने के लिए ये सब झूठ बोल रही है। वो अस्पताल में काम करती है, इसलिए उसके लिए मुझे फंसाना आसान है। पति, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। यूनर तुरंत दयनीय रूप से रोने लगी। यू के पिता अभी भी अचंभित थे।
लेकिन अन्य लोग के यूनर की कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आखिरकार पूर्व पत्नी इतनी आश्वस्त थी और सबूत भी थे। साथ ही लोगों को नहीं पता था कि बच्चा गायब हो गया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि पूर्व पत्नी के पास ऐसी किसी बात के बारे में झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था जिसकी पुष्टि आसानी से की जा सकती थी। इसके अलावा कई लोगों की निगाहें जो मुख्य पात्रों पर केंद्रित होनी चाहिए थीं, अब जी.फी की ओर देखते हुए विस्मय से भर गईं। पहले तो वे इस बड़े खुलासे से अचंभित थे, लेकिन अब सभी को इसकी जानकारी हो गई है। धनी परिवारों के गपशप राजा यहाँ मौजूद थे, इसलिए ये दिलचस्प खबर सच होने के लिए बाध्य थी। तो इस समय सभी ने सच्चाई की पुष्टि करने की प्रक्रिया को छोड़ दिया था और पूर्व पत्नी की बहन की बातों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अगर ये पिता पुत्र का रिश्ता नहीं बल्कि रिश्तेदारी है तो ये बहुत बड़ी बात है। यू परिवार में कोई व्यक्ति यू के पिता को हरी टोपी दे रहा है और वे चाहते हैं कि यू के पिता किसी और के बच्चे का पालन पोषण करें। ये विरासत के बारे में होगा। वे इससे परिचित हैं। उन्होंने हाल ही में किसी को लगभग सौतेला पिता बनते देखा है। छोटे समूह में लुओ फी को अचानक छींक आई और फिर वह बाकी सभी के साथ नाटक देखता रहा। यो 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 मुझे लगता है कि इस समय यू यी की तरह किसी की अभिव्यक्ति दिलचस्प नहीं है। आखिरकार उसे भी यकीन नहीं है कि उसका पर्दाफाश होगा या नहीं। वह बस यही प्रार्थना कर रहा है कि अगर बाद में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तो कि यूनर अपनी कहानी पर अड़ी रहेगी और यू को दोषी ठहराएगी। और चूंकि यू उस रात नशे में थी, इसलिए शायद उसे कुछ भी याद न रहे। साथ ही उनके पिछले रिश्ते के कारण यू अवाक रह जाएगी। यू यी की इस समय शांत अभिव्यक्ति इन बिंदुओं की बदौलत है। वास्तव में कई लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यू के पिता को हरी टोपी किसने दी थी। इस समय यू सबसे कम संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि बाई शियाओक्सी के लिए उसका प्यार जगजाहिर था। कई महिलाओं ने यू को बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं मानी, इसलिए लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि शेष यू पुरुषों को ऐसा महसूस हुआ कि उन पर बाजों की तरह नजर रखी जा रही है। एक एक करके वे बाहर निकले और पूछा, भाई, यहाँ क्या हो रहा है? इस मामले को सुलझाना जरूरी है, वरना हमारे यू परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आज पहली बार नई भाभी से मिल रहा हूँ। उन पुरुषों के बगल में बैठी महिलाएं अपने पतियों को संदेह भरी नजरों से देखने से खुद को नहीं रोक पाईं। आखिरकार यू परिवार समृद्धि के लिए कई बच्चे पैदा करने में विश्वास करता था। दूसरे शब्दों में, अन्य परिवारों की तुलना में यू परिवार नाजायज बच्चे पैदा करने के मामले में ज्यादा उदार होगा। इसलिए यू को छोड़कर यू पुरुषों में से कोई भी बिल्कुल वफादार नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसी हास्यास्पद बात नहीं होनी चाहिए। यू के पिता कांप रहे थे और उन्होंने के यूनर की तरफ देखा कि यूनर बारिश में भीगे नाशपाती के फूल की तरह रो रही थी, अपना सिर हिला रही थी और अंत में उसने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो चलो तलाक ले लेते हैं। मैडम का ये पद कोई भी ले सकता है जो चाहे, मुझे परवाह नहीं है। चैप्टर 312। ठीक है कि यूनर, क्या रोना सबूत के तौर पर काम आ सकता है? अपना नाम साफ करने के लिए बस पितृत्व परीक्षण करवा लो, वरना लोग तुम्हारे बारे में गपशप करते रहेंगे। ये सही है कि यूनर, डरो मत। यदि तथ्य साबित करते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है तो हमारा यू परिवार निश्चित रूप से आपको मुआवजा देगा। मुझे बाकी सबकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पति निश्चित रूप से निर्दोष है। मुझे उनके लिए ये साबित करना होगा ताकि कोई भी हमारी पीठ पीछे बात न कर सके। यू परिवार की महिलाएं व्यंग्यात्मक लहजे में बोल रही थीं, एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देख रही थीं। प्रत्येक को दूसरे के पति पर संदेह था। उनके पति बेशक सहयोग करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे अपने दिल में जानते थे कि वे इसमें शामिल थे या नहीं। यू जी, जिनकी कोई पत्नी नहीं थी, को आश्चर्यजनक रूप से इस समय नजरअंदाज कर दिया गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यू यी को हमेशा युवा,
लापरवाह लड़कियों के साथ घुलने मिलने के लिए जाना जाता था। इसलिए उन्होंने अवचेतन रूप से ये नहीं सोचा था कि वह के यूनर में रुचि रखेगा। लेकिन यू यी की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। अगर वे और गहराई से खोजबीन करें तो क्या उसका पर्दाफाश नहीं हो जाएगा? इस बीच उस समय यू परिवार में सबसे खुश व्यक्ति यू था। इसलिए जबकि यूनर ने मदद के लिए एक और हताश अपील भेजी तो यू ने इसे नजरअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि बाई शियाओक्सी की ओर मुड़ गया, उसके साथ सार्थक नजरों का आदान प्रदान किया। उस पल के यूनर को लगा जैसे उसके दिमाग की डोरी टूट गई हो। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह अपनी नाजुक मासूमियत भरी छवि को बनाए रखना पूरी तरह से भूल गई। यू के पिता क्रोधित थे, लेकिन उन्हें अभी भी के यूनर पर पूरी तरह से संदेह नहीं था। उनकी नज़र में वो हमेशा से ही नाजुक थी और ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। इसलिए इस तनावपूर्ण माहौल में यू के पिता केवल इतना ही कह पाए, ठीक है, चलो परीक्षण करते हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। उसने अपनी पूर्व पत्नी की ओर खतरनाक नज़र से देखा। हालांकि पूर्व पत्नी को इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई। आखिरकार वह सच बोल रही थी और उसने यू के पिता को आगे बढ़ने के लिए इशारा भी किया। जैसे ही यू के पिता के यूनर को पकड़ने वाले थे, उसने देखा कि यू उदासीन बना हुआ है। दबाव को और अधिक सहन करने में असमर्थ, वह चिल्लाई, मुझे मत छुओ। यू के पिता चौंक गए कि यूनर की ओर देखते ही उनका चेहरा तुरंत बदल गया। तो तुम सच में? नहीं, बच्चा तुम्हारा था, लेकिन हमारा बच्चा चला गया कि यूनर ने अपना चेहरा ढकते हुए और फूट फूट कर रोते हुए कहा, जब तुम विदेश में थे तब मेरा गर्भपात हो गया था। यू के पिता को अभी भी बच्चे की पहचान के बारे में निश्चित नहीं था। क्या होगा अगर ये वास्तव में उनका आखिरी बच्चा था? ये खबर उस पर वज्रपात की तरह पड़ी और उसने तुरंत के यूनर की बाह पकड़ ली और पूछा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारा गर्भपात कैसे हो सकता है? क्या तुमने डॉक्टर के आदेशों का पालन नहीं किया और लोगों को तुम्हारी अच्छी देखभाल करने के लिए नहीं कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हर कोई दंग रह गया। क्या? बच्चा चला गया? रुको, क्या ये कहानी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है? क्या वे सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि पिता कौन था? हाँ, ओल्ड यू अभी भी समझ नहीं पा रहा है? क्या संयोग है? हो, मुझे लगता है कि टेस्ट के बाद उसे एहसास हो गया कि बच्चा तुम्हारा नहीं था। वह तुम्हें ये बताने से बहुत डरती थी कि वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही थी। इसलिए उसने जानबूझकर बच्चे से छुटकारा पा लिया, पूर्व पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा। एक बार जब तुम उससे शादी कर लोगे तो वो एक और दुर्घटना का नाटक करेगी और बच्चे को खोने का नाटक करेगी। उसे तुम्हें मूर्ख मत बनने दो। उसकी व्याख्या बिल्कुल सही थी। हर कोई सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, ये महसूस करते हुए कि शायद ये सच था। चुप रहो। यू के पिता अब बेपरवाह हो गए थे। अगर बच्चा अभी भी यहाँ होता तो उन्हें कुछ उम्मीद होती, लेकिन जब बच्चा चला गया तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता कि वह किसका था? मुझे बताओ कि असल में क्या हुआ था। कि यूनर कांप उठी। अंततः उसने अपने चेहरे से हाथ नीचे कर लिए। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं। यू और बाई शियाओक्सी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये इस हद तक बढ़ जाएगा, जिससे वे बिना तैयारी के रह गए। अगले ही पल के यूनर ने बाई शियाओक्सी की ओर इशारा किया। ये मिस बाई ही थी जिसने गलती से मुझे धक्का दे दिया, जिससे मैं गिर गई। इसी कारण मैंने बच्चे को खो दिया। मेरा वास्तव में ऐसा करने का इरादा नहीं था। ये मेरा बच्चा भी था। वो भीड़ अपने प्रतीकात्मक पॉपकॉर्न पर घुट रही थी। एक पल वे बच्चे के खोने की खबर से चौंक गए और अगले ही पल उन्होंने सुना कि ये नुकसान यू के पिता की होने वाली बहू से जुड़ा था। क्या यह एक धनी परिवार में पारिवारिक नाटक का एक और मामला था? ये घोटालों की एक श्रृंखला थी। उन्हें अब यह भी पता नहीं था कि किस भाग पर ध्यान केंद्रित करना है। वे इस बात पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके
कि कैसे धनी परिवारों में घोटाले कभी छोटे नहीं होते। सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले बाई दंपत्ति थे, जो बहुत प्यार करने वाले माता पिता थे। वे भावी ससुराल वालों के रूप में शादी में शामिल होने आए थे, लेकिन अब उनकी प्यारी बेटी को यू परिवार की गंदगी में घसीटा जा रहा था। अगर बाई शियाओक्सी के लिए यू का सच्चा स्नेह न होता, तो बाई परिवार यू परिवार की स्थिति से पूरी तरह से घृणा करता। सुरक्षात्मक दंपति तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंचे और उसे दोनों तरफ से बचाया। बकवास, हमारा जियाओक्सी तुम्हें कैसे धक्का दे सकता है? लेकिन इससे पहले कि वे उसका बचाव कर पाते, उन्होंने देखा कि बाई शियाओक्सी का चेहरा पीला पड़ गया था। भले ही उन्होंने पुष्टि कर ली थी कि बच्चा यू का नहीं था, फिर भी बच्चे के जन्म न लेने के लिए जिम्मेदार होने का विचार बाई शियाओक्सी के विवेक पर भारी पड़ रहा था। सार्वजनिक रूप से इस तरह आरोप लगाए जाने से उसकी छवि और खराब हो गई। इसके विपरीत यू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आह, जैसा कि उम्मीद थी, वो अभी भी बाई शियाओक्सी को निशाना बना रही है, उसे बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है। ये महिला वास्तव में, ये सब उसकी अपनी योजना थी। हम उसे सफल नहीं होने दे सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जीफी चिंतित हो रही थी, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसके कान में फुसफुसाया, चिंता मत करो, इसे यू पर छोड़ दो, वो अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। जीफी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सहज रूप से आश्वस्त महसूस किया। समूह के बाकी लोग परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मदद कैसे करें। इस बीच के यूनर ने बाई दंपत्ति को संबोधित करते हुए अपने आरोप जारी रखे। मुझे पता है कि मिस बाई का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। ये वास्तव में एक दुर्घटना थी। अगर आज मुझे इस स्थिति में मजबूर नहीं किया गया होता, तो मैं इस बारे में बात नहीं करती। लेकिन मिस बाई की वजह से ही मैंने अपना बच्चा खो दिया। अब जब मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो मैं बस वो अगर उसने जो कहा वो सच था, तो वो सचमुच दुर्भाग्यशाली थी। आखिरकार सभी के मन में यही बात थी कि चूंकि बच्चा चला गया था, इसलिए पितृत्व परीक्षण कराने का कोई तरीका नहीं था। इससे पहले कि पूर्व पत्नी इस दावे की मूर्खता को उजागर कर पाती, यू के पिता बाई शियाओक्सी की ओर मुड़े और पूछा, क्या ये तुम थी, शियाओक्सी? बाई दंपत्ति घबरा गए। अपनी बेटी के हावभाव देखकर उन्हें लगा कि शायद कोई दुर्घटना हुई है। वे कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक यूए ने ठंडी, धीमी आवाज में कहा, मेरी प्यारी बेटी पर कोई गंदा पानी मत फेंको। मैंने पहले ही जांच कर ली है। घटना से पहले आपकी प्रसवपूर्व जांच रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चा पहले से ही संकट में था। भले ही जियाओक्सी ने गलती से आपको खींच लिया हो या नहीं, वो बच्चा कभी पैदा नहीं होने वाला था। इसलिए मेरे पास ये संदेह करने का हर कारण है कि आपने जानबूझकर जियाओक्सी को फंसाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया। दरअसल ये सच नहीं था। किन जियान ने पहले ही इस बारे में सोचा था और यू को एक संदेश भेजा था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि वह इस पर गौर करे। यू अब सिर्फ झांसा दे रहा था। चैप्टर 313 के यूनर बहुत ही सतर्क व्यक्ति थी। नियमित जांच के अलावा जो वह यू परिवार से जुड़े अस्पतालों में कराती थी, वो हमेशा अन्य जांचों के लिए अलग अलग अस्पतालों में जाती थी। यही कारण था कि वह गलती से पूर्व पत्नी के हाथों पकड़ी गई थी। जहां तक भ्रूण की अंतिम जांच का सवाल है, तो ये और भी गुप्त थी कि यूनर ने इसे करवाने के लिए किसी और की पहचान उधार ली थी। हालांकि पूर्व पत्नी के हस्तक्षेप के कारण कि यूनर अब मामले को गोपनीय रखने के बारे में आश्वस्त नहीं था। इसलिए जब यू ने दृढ़ता से सच्चाई उजागर की, तो कि यूनर ने सोचा कि उसने वास्तव में सच्चाई का पता लगा लिया है। कि यूनर की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह अविश्वास से यू को घूरने लगी। लेकिन यू पहले ही बाई शियाओक्सी के पास चला गया था। उसने अपनी बाह उसके चारों ओर लपेट ली थी, जैसे कि वह उसे दुनिया की सबसे कोमल देखभाल से नहलाना चाहता हो। कि यूनर इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से खून बह रहा हो। वो समझ नहीं पा रही थी
कि यू ने ऐसा क्यों किया। बच्चा उसका था, वह उसे ऐसी मुसीबत में कैसे धकेल सकता था? क्या ये बाई शियाओक्सी को नुकसान से बचाने के लिए था? कितना अनुचित! एक मृत भ्रूण का उपयोग करके हमारी बेटी को फंसाना, आप षड्यंत्र कर रहे हैं और झूठ से भरे हुए हैं। हम यू परिवार से स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। बाई के माता पिता, जो अपनी बेटी के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक थे, तुरंत क्रोधित हो गए। यू, क्या ये सच है? वास्तव में क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि बच्चा चला गया है? यू के पिता ने आखिरकार अपनी आवाज पाई और जोर से पूछा। यू ने ठंडे दिमाग से के यूनर को देखा और शांति से झूठ बोला। पहले तो मुझे भी धोखा हुआ। मुझे लगा कि ये शियाओक्सी से जुड़ी एक दुर्घटना के कारण हुआ है, इसलिए मुझे इसे अस्थायी रूप से छिपाना पड़ा, जब तक कि मैं आगे की जांच नहीं कर लेता। आखिरकार मैं के यूनर के पिछले मेडिकल रिकॉर्ड पर ठोकर खाई और पाया कि भ्रूण पहले से ही मृत पैदा हुआ था और उसे गर्भपात कर दिया जाना चाहिए था। सच तो ये है कि यू पहले भी कुछ हद तक अनिश्चित थी, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। पूरी स्थिति अविश्वसनीय लग रही थी और ये सिर्फ किन जियान की अटकलें थी। लेकिन बोलने के बाद के यूनर की अभिव्यक्ति को देखकर यू को पता चला कि वह सही था। उसने उन्हें धोखा देने और जियाओक्सी को इतने लंबे समय तक पीड़ा देने की हिम्मत कैसे की? वह मरने के लायक थी। तो अब झूठ बोलना बिना किसी बोझ के हो गया। बाई शियाओक्सी अभी भी भोली थी। उसने सोचा कि यू ने इतने कम समय में सच को उजागर कर दिया है कि यूनर की योजनाओं और उनके खिलाफ बदनामी को याद करते हुए बाई शियाओक्सी दुष्ट महिला पर भयंकर रूप से भड़कने से खुद को रोक नहीं पाई। इस बीच यू के बार बार के आरोपों से परेशान के यूनर की आंखों में आंसू आ गए और वह पूरी तरह से टूट गई। उसका व्यवहार यू की ओर था, वास्तविक और भावनात्मक, लेकिन चूंकि यू और यू के पिता एक दूसरे के करीब खड़े थे, इसलिए यू के पिता को लगा कि वह उनसे बात कर रही है। उनके टूटे हुए दिल में दया की भावना पैदा होने लगी। कई दर्शकों को भी सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल वे सभी धीरे से जी की ओर देखने लगे। जी एक मौसम सूचक की तरह थी। अभिजात वर्ग की गपशप रानी और मनोरंजन उद्योग के न्यायाधीश के रूप में जी ने जिसका भी पक्ष लिया वह निर्दोष था, और जिसका उसने समर्थन नहीं किया वह निस्संदेह गलत था। कम से कम अतीत में तो ऐसा ही होता रहा है। इसलिए भले ही के यूनर अब दुखद नायिका डू ई जैसी दिखने लगी थी, फिर भी हर कोई सतर्क रहा। यू के पिता खुद को रोक नहीं पाए और बोले, रोना बंद करो। हमें बताओ, आखिर क्या हो रहा है? उन्होंने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, फिर भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे कि यूनर टूटने के कगार पर थी, लेकिन फिर भी वो खुद को बचाने में कामयाब रही। ये मैं ही थी। मुझे पता चला कि भ्रूण का विकास रुक गया है और मैं बहुत डर गई थी। जिम्मेदारी लेने से भी डर गई थी। फिर मैंने बाई शियाओक्सी के साथ हाथापाई की और स्थिति का फायदा उठाया। मैं कायर थी, लेकिन बच्चा वास्तव में आपका था, पति। इसके विपरीत कोई सबूत न होने के कारण कि यूनर स्वाभाविक रूप से मूर्खतापूर्ण तरीके से कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। उसी समय उसे बहुत दुख भी हुआ। भले ही यू ने उसे छोड़ दिया था, फिर भी उसने उसे उजागर करने से इनकार कर दिया, इस तरह से उसकी रक्षा की। फिर भी वो एक और महिला की रक्षा कर रहा था। उसे लगा जैसे वह पिछले जन्म से उसका ऋणी है। इस समय जी ने ये दृश्य देखा। वह पूरी तरह से निराश थी। सच में, क्या आपको अभी भी दुखद नायिका की भूमिका निभाने की लत है? कोई भी सोचेगा कि यू और बाई शियाओक्सी बदमाश और खलनायिका है। गपशप में माहिर किन परिवार को संदेह था कि यूनर अभी भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रही होगी जब यू बाई शियाओक्सी को छोड़ देगी, जिससे एक उग्र पुनर्मिलन होगा। किन जियान केवल इस बात के लिए आभारी हो सकता था कि यू जी की आंतरिक टिप्पणी को नहीं सुन सका, अन्यथा वह इतना निराश हो जाता कि उसने मौके पर ही किसी को मुक्का मार दिया होता। इस बीच यू जी, जो कम प्रोफाइल रखता था, अविश्वसनीय रूप से उलझन में था।
उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि यूनर ने यू के करीब आने के लिए अपने अजन्मे बच्चे का इस्तेमाल किया था और यह उसे परेशान कर रहा था। इससे पहले उसे के यूनर के लिए दुख हुआ था, जिस पर हमला किया जा रहा था, और उसने उसकी मदद करने के लिए जोखिम उठाने पर विचार किया था। लेकिन अब उसने इस झंझट से दूर रहने का फैसला किया। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे फंसाया जा सके, इसलिए उसे इसमें शामिल होने का कोई मतलब नहीं लगा। यू के पिता भी संघर्ष कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। के यूनर ने तुरंत कहा, अब मुझे पता चल गया है। ये वही महिला होगी जिसे पता चला कि हमारा बच्चा खो गया है और उसने मुझे बदनाम करने के लिए झूठी रिपोर्ट गढ़ी है। वह चाहती है कि मुझे अपना बचाव करने का कोई रास्ता न मिले। ये सुनकर यू के पिता की आंखें चमक उठीं, मानो अपनी इज्जत बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। के यूनर को इस तरह अकेले लड़ते देखना काफी प्रभावशाली है। वह पलटवार करने के लिए ऐसा कोण खोजने में कामयाब रही, लेकिन पूर्व पत्नी भी तैयार होकर आई थी। जैसे ही के यूनर ने बोलना समाप्त किया, पूर्व पत्नी ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने नहीं सोचा था कि बच्चे को खोने से सत्यापन असंभव हो जाएगा, है ना? के यूनर की सिसकियां लगभग अदृश्य रूप से रुक गई। बिल्कुल यही तो उसने सोचा था। क्या ऐसा नहीं था? स्क, तुमने मेरे अस्पताल में जांच करवाई थी। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे दिए गए नमूने नहीं रखूंगा? चिंता मत करो, सब कुछ सही सलामत है। अपने पति और संभावित प्रेमी को जांच के लिए ले जाओ और सच्चाई सामने आ जाएगी। सीधा प्रहार। अब इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अपने साथी का पर्दाफाश करेगी। किन परिवार भी उत्सुक था। अगर वह ऐसा करती तो निस्संदेह नाम यू होता। एक बार ऐसा होने पर और भी बहस शुरू हो जाती और भी मजेदार गपशप सामने आती, जिससे ये वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक दावत बन जाती। अब तक पूरा कमरा नाटक के उतार चढ़ाव को लेकर उत्साह से गूंज उठा था। ये वाकई एक रोलर कोस्टर था। अन्यथा ये निश्चित रूप से निष्कर्ष निकालना मुश्किल होता कि के यूनर गलत था। अब अंततः सच्चाई सामने आ सकती है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि के यूनर परीक्षण कराने का साहस करती है या नहीं। लेकिन ये अनावश्यक लग रहा था, क्योंकि सबके सामने के यूनर आखिरकार टूट गई। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह फर्श पर गिर पड़ी और अविश्वास में चिल्लाने लगी, तू कुतिया है। अगले ही पल पूर्व पत्नी ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया, अपना मुंह संभालो। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ जो अपने पति को धोखा दे रही हूँ और उसे दूसरे आदमी के बच्चे को पालने के लिए मजबूर कर रही हूँ। यहाँ असली कुतिया कौन है? के यूनर दंग रह गया, और किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि नाटक का पहला थप्पड़ पूर्व पत्नी से आएगा। चैप्टर 314। पूर्व पत्नी ने अभी अभी बदला लेने का संतोषजनक कार्य किया था। वह यू के पिता की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में उपहास भरा हुआ था, हालांकि उसके शब्दों में धार्मिकता की झलक थी। बूढ़े यू, अगली बार जब तुम शादी करोगे तो अपनी आंखें खुली रखना सुनिश्चित करो। अरे रुको, तुम अब बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो क्या मतलब है? बस इसे भूल जाओ। फिर से सस्ते पिता की भूमिका निभाने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व पत्नी के मन में इस जोड़े के लिए गहरी नाराजगी थी और वह उन दोनों को आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके शब्द गहरी चोट पहुंचाने वाले थे। के यूनर की प्रतिक्रिया पहले से ही अपराध की अप्रत्यक्ष स्वीकृति थी। अब पूर्व पत्नी के तीखे व्यंग्य के कारण यू के पिता टूटने की कगार पर थे। दूसरों ने उसे सहारा देने के लिए दौड़ लगाई, उसे सीधा खड़ा रखा। आखिरकार ये उसकी शादी थी, उसकी पत्नी थी, उसे खुद ही इस झंझट से निपटना था। जैसे ही उसने अपनी सांस संभाली, यू के पिता आगे बढ़े और के यूनर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मार दिए। अरे दुष्ट, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद भी तुम मुझे इस तरह धोखा दे रहे हो? बताओ, तुम्हारा प्रेमी कौन है?
मुझे जांच करने में मेरा समय बर्बाद मत करो। अंततः वास्तविकता का सामना करते हुए यू के पिता अपमान और क्रोध से भर गए। उस महिला को नष्ट करने के लिए तैयार थे जिसने उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया था। कि यूनर ने कभी भी ऐसा अपमान नहीं सहा था, खास तौर पर इतने सारे लोगों के सामने। वह अपना संयम खो बैठी और चिल्लाने लगी, तुम मेरे साथ अच्छे रहे हो? तुम एक कामुक बूढ़े आदमी के अलावा कुछ नहीं हो। क्या? तुम ही थी जिसने मुझे बहकाया था। तुम सीढ़ी चढ़ना चाहती थी। यू के पिता ने हांफते हुए जवाब दिया। उसके शब्दों ने के यूनर को और भी अधिक उन्मादी बना दिया। मैंने तुम्हारा एक बड़े की तरह सम्मान किया, तुम्हारी देखभाल की, लेकिन तुमने मेरी दयालुता का फायदा उठाया। अगर तुम्हारे अनुचित इरादे न होते तो मेरे माता पिता मुझे नशीला पदार्थ देकर तुम्हारे बिस्तर पर नहीं भेजते। तुम बेशर्म बूढ़े आदमी हो। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं स्वेच्छा से तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ जाऊंगी? मुझे शुरू से ही इसके लिए मजबूर किया गया था। यू के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने अपने जीवन में कभी किसी महिला पर दबाव नहीं डाला। अगर तुम्हारे परिवार ने ऐसा किया है तो ये उनकी गलती है। अगर तुम पर वाकई दबाव डाला गया था तो तुमने बाद में क्यों नहीं बोला? तुम मुकदमा कर सकती थी। इसके बजाय तुमने समर्पित प्रेमिका का नाटक किया और मुझसे शादी करने के लिए भी राजी हो गई। क्या मैंने तुम्हें इसके लिए मजबूर किया? इस मामले में यू के पिता गलत नहीं थे। वे अपनी स्त्रियों के प्रति आकर्षण के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जबरदस्ती नहीं की। फिर भी इस स्थिति में दोनों पक्षों की अपनी अपनी शिकायतें थीं। कि यूनर रो पड़ी। मुझे क्या करना चाहिए था? नुकसान तो हो चुका था। तुमने उस आदमी के साथ मेरे सारे मौके बर्बाद कर दिए जिससे मैं सच में प्यार करती थी। मेरे पास तुम्हारे साथ समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार ये कोई आम बात नहीं थी, ये पिता पुत्र का रिश्ता था। वह जानती थी कि वह कभी भी यू से खुलकर शादी नहीं कर सकती। अगर वो उसके करीब रहना चाहती थी तो उसे उसके पिता के साथ समझौता करना होगा। हालांकि यू के पिता को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये कोई पुराना नाटक नहीं है। इसमें मेरी ही गलती नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बाकी सभी को के यूनर की कहानी बेबुनियाद लगी। किसी ने कभी नहीं सुना था कि एक जवान, खूबसूरत महिला एक कुख्यात महिला प्रेमी पर पिता की तरह प्यार लुटा रही हो। इसे गलत समझा जाना तय था। लेकिन जो लोग सच्चाई जानते थे वे समझ गए थे कि यूनर ने वास्तव में यू के पिता के साथ भावी ससुर की तरह व्यवहार किया था, जिससे वह उनका पक्ष जीत सके और शायद उनकी बहू भी बन सके। दुर्भाग्य से यू के पिता ने उसकी दयालुता को छेड़खानी समझ लिया, जिसके कारण ये गड़बड़ हो गई। ये स्थिति इतनी बेतुकी थी कि उसे समझना मुश्किल था। मुझे तुम्हारे झूठे बहानों की परवाह नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें ही मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए। बताओ, वो कौन है? यू के पिता ने पूछा। उनकी उग्र निगाहें यू परिवार के अन्य पुरुषों पर घूम रही थीं। उनके चेहरे पर उदासी थी। हालांकि कि यूनर चुप हो गए और अभी भी प्यार के लिए शहीद की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन यू परिवार के अन्य लोग इस बात को नजरअंदाज करने वाले नहीं थे। उन्हें जवाब चाहिए था। यू यी का दिल तेजी से धड़क रहा था। कि यूनर ने जो पहले कहा था उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि वह और यू एक दूसरे बच्चे के बारे में भी बात कर रहे थे। उस रात यू भी नशे में था। शायद उसकी तरह यू को याद नहीं था कि क्या हुआ था। शायद इसे गलतफहमी के तौर पर टाला जा सकता है। लेकिन जब यू यी ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि यूए के यूनर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। क्या वो वाकई इतना आश्वस्त था? इससे यू यी असहज हो गया। बात नहीं कर रहे? ठीक है, हम साथ मिलकर इसकी जांच करेंगे, यू के पिता ने दहाड़ते हुए कहा। कि यूनर घबरा गई। वह प्यार के लिए खुद को बलिदान कर रही थी और उसे हर कीमत पर यू की रक्षा करनी थी। उसने जल्दी से उसकी ओर देखा। उम्मीद थी कि अब वो आगे आएगा, भले ही वो पहले कितना भी उदासीन रहा हो।
लेकिन इसके बजाय उसने देखा कि यू यूए अपने फोन पर बाई शियाओक्सी को कुछ दिखा रहा था। उसके गाल को प्यार से चुटकी काट रहा था और उसे आराम करने का आग्रह कर रहा था। फोन में मग्न बाई शियाओक्सी ने उसे परेशान नजर से देखा। यू यू हंसा, फिर मुंह बनाने का नाटक किया, जिससे बाई शियाओक्सी अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसे चूम लिया। यह दृश्य के यूनर की आंखों में जल गया। जब वह पीड़ित थी तब वे ऐसा कैसे कर सकते थे? क्यों? अब के यूनर इतना थक गया था कि उसे आश्चर्य नहीं हो रहा था कि यू यूए इतना आश्वस्त क्यों था। वो अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी उग्र और कड़वी होती जा रही थी। उसे पूरी तरह से धोखा महसूस हो रहा था। यदि आप इतने निर्दयी होने जा रहे हैं तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। भले ही मैं नरक में जाऊं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। के यूनर ने यू यू पर चिल्लाया। उसके शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान उसकी ओर खींचा। वह बच्चा जो मैंने खो दिया, वह तुम्हारा नहीं था, वह तुम्हारे बेटे का था। तुम लगभग दादा बन गए थे। के यूनर ने यू के पिता पर व्यंग्य किया। उसकी अभिव्यक्ति पागलपन की सीमा पर थी। जो लोग पहले से ही सच्चाई जानते थे, उन्हें छोड़कर बाकी सभी लोग स्तब्ध थे तथा ये समझ पाने में असमर्थ थे कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्हें यू परिवार के हर आदमी पर शक था, यू यू को छोड़कर। आखिरकार बाई शियाओक्सी के प्रति यू यू का जुनून अभिजात वर्ग के बीच एक चेतावनी की कहानी थी। कौन अपनी पत्नी पर प्यार लुटाने के लिए अपने पारिवारिक व्यवसाय की उपेक्षा करेगा? लेकिन यू यूए ने यही किया। हमेशा बाई शियाओक्सी के इर्दगिर्द घूमता रहा, इसलिए कि यूनर के साथ धोखा करने का विचार किसी के लिए भी पचाना मुश्किल था। बाई परिवार ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। यू यू को बिना किसी संदेह के देखा, लेकिन स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि यू के पिता सदमे में अपने बेटे को देख रहे थे। वह कभी भी यू यू के करीब नहीं रहे थे और जानते थे कि बेटा अपनी मां की मौत के कारण उनसे नाराज था। इसलिए जबकि यूनर ने आरोप लगाया तो यू के पिता ने इस पर विश्वास कर लिया और सोचने लगे कि क्या यह यू यू का बदला था। लेकिन अगले ही पल यू यू ने उपहास किया, क्या मैं अंधा हूं? मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगा? अपनी तारीफ मत करो, ये घिनौना है। यू यू कुछ समय से के यूनर को कोसना चाह रही थी और अब उसने उसे सही मौका दे दिया था। ऐसे क्रूर शब्द सुनकर के यूनर स्तब्ध रह गई, मानो जिस व्यक्ति की उसने कल्पना की थी वो उसकी आंखों के सामने बिखर गया हो। उन्होंने कुछ साझा किया था तो वह इतनी क्रूर बात कैसे कह सकता था? क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि बच्चा तुम्हारा था? क्या तुम्हें उस रात की याद नहीं है जब वो घर पुराना था? हम दोनों ने शराब पी, मैं तुम्हारे कमरे में गई और भले ही तुम सुबह चली गई, लेकिन तुम मेरे साथ सोई। क्या तुम इससे इनकार कर सकती हो? कि यूनर ने एक अपमानित महिला की तरह विनती करते हुए अपने विश्वासघाती से सवाल किया। मैंने शराब पी, लेकिन मैं नशे में नहीं था। नहीं, ये असंभव है। आप इसे स्वीकार करने से ही इनकार कर रहे हैं। मैं ये क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मैं उस रात अपने कमरे में भी नहीं था, है न? अंकल यू जी। यू यू ने यू यी की ओर रुख किया। चैप्टर 315। यू यी को अचानक भीड़ में से पुकारा गया। वह चौंक गया और उसे अपराध बोध की पीड़ा महसूस हुई। लेकिन चूंकि के यूनर, जो सीधे तौर पर शामिल व्यक्ति था, ने भी स्थिति को गलत समझा था, इसलिए उसने सोचा कि यू यू को सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस रात की कोई बात याद नहीं है। यू यी ने बेशर्मी से अनजान होने का नाटक किया। सच में? तुम उस रात वाकई बहुत नशे में थे। तुमने अपने कमरे में हर जगह उल्टी कर दी थी। इसलिए मैं तुम्हें आराम करने के लिए अपने कमरे में ले आई। बाद में जब तुम्हारा कमरा साफ हो गया तो तुमने जाने से मना कर दिया, इसलिए मैं आराम करने के लिए तुम्हारे कमरे में चली गई। इसीलिए जबकि यूनर ने कहा कि वो मेरे कमरे में आई है, तो वो जिस व्यक्ति के साथ थी वह तुम ही रहे होंगे। यू यू ने उसे बेवकूफ बनने का मौका नहीं दिया और सीधे सीधे बता दिया कि उस रात क्या हुआ था। इस समय
के यूनर स्तब्ध रह गई। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया और वह धीरे धीरे यू यी की ओर देखने लगी। उस रात वह रोशनी जलाने से बहुत डर रही थी। बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे व्यक्ति को देखकर उसने उसे गले लगा लिया था। जब वो अगली सुबह उठी तो वह व्यक्ति पहले ही जा चुका था। अचानक के यूनर को यू यी का अजीब रवैया और शब्द याद आ गए जब वो पहले उसके पास आया था। उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वो पूरी तरह से भ्रमित हो गई हो। अब प्रमुख परिवार के रहस्य उजागर हो गए थे और देखने वाले पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी निगाहें यू यूए का पीछा करती हुई यू यी पर टिक गईं। कुछ ही क्षण पहले उन्हें लगा कि यह एक सौतेली माँ के अनुचित व्यवहार की कहानी है, लेकिन अब यह एक चाचा और उसकी भाभी के बीच कांड बन गई थी। ये बहुत विस्फोटक है। तो ये यू यी था? यू यी अपनी भाभी के साथ अपने भतीजे के कमरे में सोया? क्या तुमने विवरण पर ध्यान नहीं दिया? कि यूनर ने स्वीकार किया कि वह यू यू के कमरे में चुपके से घुस गई थी। वह क्या करने की कोशिश कर रही थी? अपने सौतेले बेटे को बहकाना? तो वह यू यू के साथ सोना चाहती थी, लेकिन यू यी के साथ सो गई। उसने गलत व्यक्ति के साथ सोया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने जोर देकर कहा कि बच्चा यू यू का है। उसने सब कुछ गलत समझा। के यूनर ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और यू यू पर चिल्लाई, अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझे किसी और के पास क्यों धकेल रहे हो? उस रात वो तुम ही थे। मैं जिस व्यक्ति के साथ थी वो तुम ही थे। बच्चा तुम्हारा है। ओह, सचमुच? मैं पितृत्व परीक्षण कराने को तैयार हूँ, यू यू ने उदासीनता से कहा। कि यूनर पूरी तरह से हैरान हो गई। वह टूटने के कगार पर पहुंच गई क्योंकि वह इस संभावना को स्वीकार करने लगी थी कि शायद उस रात यू यू नहीं थी। यू यी का चेहरा सख्त हो गया और उसे अपराध बोध की लहर महसूस हुई। उसने जल्दी से दोष दूसरे पर मढ़ने की कोशिश की। तुमने कहा कि मैं उस रात नशे में था। तुम जो भी कहानी गढ़ना चाहो बना सकते हो। मैंने सुना है कि तुम्हारा और के यूनर का पहले से ही एक अस्पष्ट रिश्ता था। तुम न केवल हाई स्कूल के सहपाठी थे, बल्कि तुमने एक साथ विदेश में भी पढ़ाई की है। तुम लंबे समय से मेरे भाई की पीठ पीछे छिपकर घूम रहे हो। भतीजे, अपनी औरत का ख्याल रखना। इसका दोष मुझ पर मत डालना। भीड़ दंग रह गई। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। तो क्या कि यूनर का अपने सौतेले बेटे को बहकाने का जुनून इसलिए था क्योंकि उनके बीच इतिहास था? क्या यू के पिता हमेशा से हरे रंग की टोपी पहनते थे? इस समय यू के पिता क्रोध से कांप रहे थे, चौंकाने वाले खुलासों की लहरों से अभिभूत थे। उन्होंने के यूनर की ओर इशारा किया, फिर यू यू की ओर। तुम। अब तक के यूनर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हाँ, यू यू और मैं पहले भी साथ थे। जब हम विदेश में पढ़ रहे थे तो हम। यू यू ने कंधे उचकाए और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम दोनों ने ये गड़बड़ की है और अब तुम इसका बोझ मुझ पर डालना चाह रहे हो। तुम्हें सच में पीड़ित बनना पसंद है ना? ऐसा कहकर उसने के यूनर को ठंडी निगाह से देखा। के यूनर की आंखों में अभी भी यू यू के लिए बेताब प्यार की झलक थी, लेकिन उसे उसकी तिरस्कार भरी हंसी का सामना करना पड़ा। सच कहूँ तो इस बार घर लौटने से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। मुझे नहीं पता कि तुम में मेरे साथ रिश्ते के बारे में कल्पना करने की हिम्मत कहाँ से आई। तुम एक विक्षिप्त पीछा करने वाले की तरह हो। यहाँ तक कि एक सासिंग प्रशंसक भी तुमसे उतना भयानक नहीं है। इन अपमानजनक शब्दों से के यूनर का खून जम गया। अपनी आत्मभ्रमित दुनिया में यू यू के मन में उसके लिए भावनाएं थीं। भले ही उसने उसे सतही तौर पर अस्वीकार कर दिया हो, लेकिन वह उसका इतना कठोर अपमान कैसे कर सकता था? यू, क्या तुम वो सब नकार रही हो जो हमारे बीच था? उस रात तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। के यूनर आखिरकार टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन यू ने सहजता से जवाब दिया, मेरा सुझाव है कि तुम सुनिश्चित करो कि अगली बार तुम किसके साथ सो रहे हो, बेवकूफ।
ऐसा कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और सबके सामने 2 वॉइस मैसेज चलाए। ये वो मैसेज थे जो उसे अभी अभी मिले थे, जिससे वो बाई शियाओक्सी के सामने खड़ा हो सका। बातचीत सरल थी। यू ने अपनी पिछली सभा के आयोजक से पूछा था कि उस रात के यूनर किसके साथ था। यू को पता था कि वो उस रात जल्दी निकल गया था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। आयोजक का लहजा चिढ़ाने वाला था। कि यूनर? ओह, तुमने आखिरकार उसे नोटिस किया? थोड़ी देर हो गई। क्या तुम्हें नहीं लगता? हम सभी जानते थे कि उसे तुम पर क्रश था, लेकिन तुम पूरी तरह से बेखबर थे। हमेशा अपनी मंगेतर के बारे में सोचते रहते थे। उस रात मुझे याद है कि वो शायद तुम्हें छोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो तुम्हारे बगल में बैठी और शराब पी, लेकिन तुम जल्दी चले गए, याद है? उसके बाद उसने जी के साथ शराब पी। तुम्हें शायद पता नहीं था कि जी उसे पसंद करती है, इसलिए उस रात वो शायद जी के साथ थी। बाद में जी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कठोरता से अस्वीकार कर दिया। जी का दिल टूट गया और उसने हमारे साथ घूमना बंद कर दिया। जब ध्वनि संदेश समाप्त हुआ तो कमरे में शांति छा गई। देखने वालों को समझ में आ गया कि ये यू का नाम साफ करने वाला सबूत है, लेकिन वे अभी भी विवरण के बारे में उलझन में थे। एक बात स्पष्ट थी, ये सौतेली माँ लंबे समय से अपने सौतेले बेटे के पीछे पड़ी हुई थी। अब सभी को ये एहसास होने लगा कि यू के पिता के साथ उसकी पिछली निकटता शायद विशुद्ध रूप से एक बुजुर्ग के प्रति सम्मान के कारण थी। लेकिन जिस तरह से उसने बेशर्मी से यू का पीछा किया, जबकि बाई शियाओक्सी के साथ उसका रिश्ता सार्वजनिक था, उससे पता चलता है कि वह एक सभ्य इंसान नहीं थी। भीड़ की निगाहें लगातार घृणा से भरी होती गई और के यूनर का चेहरा अब लाश की तरह पीला पड़ गया था। यदि पुराने घर में घटी घटना एक दुर्घटना थी, तो वह इस विचार से खुद को सांत्वना दे सकती थी कि यू के साथ उसका पिछला रिश्ता मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन वॉइस मैसेज ने उसके भ्रम को तोड़ दिया। जी उसे वह आदमी याद था जिसने उसका पीछा किया था, लेकिन उस समय उसका दिल और दिमाग यू में डूबा हुआ था, जिसने अचानक स्कूल छोड़ दिया था। उसने जी की बातों या हरकतों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब उसे अस्पष्ट रूप से याद आया कि जी ने जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसने खुद को आश्वस्त कर लिया था कि ये उसके और यू के बीच दिल से हुई स्वीकारोक्ति की रात थी। वे अब तक के सबसे करीब थे। वह कैसे स्वीकार कर सकती थी कि वह उस रात पूरी तरह से भ्रमित थी और बहुत नशे में थी? क्या तुमने सुना? अपनी सारी गंदगी मुझ पर मत डालो। मैं दोष नहीं ले रहा हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक मैं सिर्फ बाई शियाओक्सी के साथ रहा हूँ। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। यू ने हताश के यूनर को अनदेखा करते हुए कहा। वह चकित यू की ओर मुड़ा और बोला, चाचा, विषय बदलना बंद करो। मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम ये देखने के लिए पितृत्व परीक्षण करवाने को तैयार हो कि वह बच्चा वास्तव में तुम्हारा है? चैप्टर 316। भीड़, जो लगभग भटक गई थी, ने तुरंत अपना ध्यान यू पर केंद्रित कर लिया। यू के पिता भी अपने सबसे छोटे भाई की ओर देखने लगे। अनगिनत आंखों की निगाहों के सामने यू का चेहरा लाल हो गया और वह डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। कुछ क्षणों के लिए उसके पास शब्द नहीं रहे। उसने के यूनर नामक पागल औरत को गुस्से से देखा। उसे कैसे पता चलता कि तथाकथित युवावस्था की प्रेम कहानी उसकी कल्पना मात्र थी? यू का उससे कोई लेना देना नहीं था, और वह इस कल्पना से मूर्ख बन गया था। कितना भयानक भाग्य! यू गवाह और सबूत दोनों पेश कर सकता था, इसलिए आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। मैं दबाव का सामना करने में असमर्थ, यू ने तुरंत यू के पिता को संबोधित किया। भाई, आप इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। आपने खुद सुना, मैं पूरी तरह से नशे में था और बेहोश हो गया था। अगर कोई मेरे बिस्तर पर चढ़ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कौन था? मुझे पूरी तरह से इसमें घसीटा गया था।
ये वह महिला थी जो यू को फंसाना चाहती थी। मैं सिर्फ आपके पारिवारिक नाटक का शिकार हूँ। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ा? जब वो बोल रहा था तो यू यी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। आखिरकार अपनी भाभी के साथ संबंध रखना एक ऐसा कांड था जो उसे जीवन भर परेशान करता रहेगा। लेकिन वह निर्दोष भी था, वह बिना किसी कारण के इस झमेले में फंस गया था। यद्यपि दर्शक इस नाटक को देखकर स्तब्ध थे, लेकिन वे ये महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि यू यी को गलत तरीके से फंसाया गया था। अब जब सच्चाई सामने आ गई थी तो ये स्पष्ट हो गया था कि यूनर ही वह व्यक्ति था जिसने सारी परेशानी पैदा की थी। यू के पिता इतने क्रोधित थे कि उन्हें लगा कि वे टूटने के कगार पर है। उनकी पत्नी ने उनके बेटे को चाहा था और वह उनके छोटे भाई के साथ सो भी चुकी थी। अगर बच्चा खोया नहीं होता तो उन्हें अपनी बाकी जिंदगी एक ऐसे बच्चे की परवरिश करनी पड़ती जो उनका अपना नहीं था। उन्होंने कभी इतना अपमानजनक अपमान नहीं सहा था। यू के पिता, जो इतने क्रोधित थे कि उन्हें एक पल में ही दशकों का बुढ़ापा नजर आने लगा था, अचानक उठे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने यू यी को मुक्का मारा और फिर के यूनर को लात मारी, जो फर्श पर बैठा था। के यूनर को लात के बल से लगभग उड़ा दिया गया, जिससे पता चला कि यू के पिता ने इसमें कितनी ताकत लगाई थी। यू जी, जिसे पीटा गया था, अब चुपचाप बैठा पीड़ित की भूमिका निभा रहा था। लेकिन के यूनर, जो वापस उठ खड़ी हुई थी, उसने दया की भीख नहीं मांगी और नहीं बहस की। इसके बजाय वह अचानक यू पर झपटी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी सम्मोहन में थी। यू स्वाभाविक रूप से बाई शियाओक्सी को अपनी बाहों में लेकर चकमा दे गया और के यूनर मेज से टकरा गई, जिससे अव्यवस्था फैल गई। अराजकता के बीच उसकी उन्मत्त चीखें सुनी जा सकती थी। नहीं, ये कोई और नहीं है, ये तुम हो। हर बार ये तुम ही हो। मेरा बच्चा भी तुम्हारा है। तुम बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। मुझे पता है कि तुम अभी भी हमारे परिवारों के बीच गठबंधन के बारे में चिंतित हो। तुम बाई परिवार के साथ संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। तुम अभी भी पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हो, इसलिए तुम मेरे लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। क्या मजाक है। इस समय भी वो खुद को धोखा दे रही है। किन जियान ने मन ही मन उपहास किया। वास्तव में के यूनर को लंबे समय से यू की बाई शियाओक्सी के प्रति भावनाओं के बारे में पता था। सबसे बड़ा सबूत ये था कि जब उसने शुरू में बाई शियाओक्सी का गर्भपात करवाने की योजना बनाई थी, तो उसने तुरंत बाई शियाओक्सी को उजागर नहीं किया ताकि दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते खराब हो जाए। इसके बजाय उसने इसे छिपाने और दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश करने का विकल्प चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि यू बाई शियाओक्सी से प्यार करता है और इस वजह से उसे नहीं छोड़ेगा। वह जानती थी कि उसके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए उसने अपने लिए कुछ लाभ सुरक्षित करने की कोशिश की। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि के यूनर वास्तव में आत्मभ्रम का स्वामी था, एक पागल जुनूनी व्यक्ति था। स्वाभाविक रूप से अब किसी भी दर्शक को के यूनर पर विश्वास नहीं हुआ। यू ने अपनी आंखों में घृणा के साथ कहा, इतना आत्ममुग्ध होना बंद करो, ठीक है? हर कोई जानता है कि एकमात्र व्यक्ति जिससे मैंने कभी प्यार किया है वो बाई शियाओक्सी है। मैं केवल उसी से शादी करूंगा। मैं इससे पहले कि यू अपनी साहसिक घोषणा पूरी कर पाता कि यूनर ने अंततः चिल्लाकर कहा, तुम्हें धोखा दिया गया है यू, तुम्हें धोखा दिया गया है। मैं तुम्हें बता दूं, वास्तव में ये सब इतनी जल्दी हुआ कि के यूनर जो कहने वाली थी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। ऐसा लगा जैसे वह कोई बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने वाली थी। लेकिन अगले ही पल एक अचानक चीख ने सब कुछ बाधित कर दिया। आह! सभी लोग चौंक गए और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये जीफी थी। जीफी अब तेजी से सांस ले रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो अभी फटने वाला हो। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में बोलना चाहता था,
लेकिन ये महिला वास्तव में दुष्ट है। वो सार्वजनिक रूप से ये बताने वाली थी कि बाई शियाओक्सी के बच्चे नहीं हो सकते। वो अभी भी खुद को धोखा दे रही है, ये सोचकर कि अगर वह ये उजागर करती है तो यू एक ऐसी महिला से शादी नहीं करेगा जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और वह उसके पास वापस आ जाएगा। भले ही ऐसा न हो, वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि यू परिवार बाई शियाओक्सी को पूरी तरह से अस्वीकार कर दे। किन परिवार, जो सोच रहा था कि जीफी क्या कर रही है, तुरंत अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ऐसी महिला कैसे हो सकती है जो दूसरों को खुश नहीं देख सकती? आखिरकार समाज महिलाओं के प्रति कठोर है। हर महिला इतनी मजबूत नहीं होती कि वो गपशप और बदनामी का सामना कर सके और प्रभावित न हो। यही कारण है कि बाई परिवार ने इसे गुप्त रखने के लिए इतनी मेहनत की थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी गपशप का विषय बने, नहीं वे चाहते थे कि बाहरी लोग उन्हें परेशान करें कि उनका कोई वारिस नहीं है। बाई शियाओक्सी इस मुद्दे को लेकर पहले से ही संवेदनशील थी। अगर बहुत से लोगों को पता चल गया, भले ही वे दुर्भावनापूर्ण लोगों से बच सकें, लेकिन दूसरों की नेकनियत सलाह अभी भी उसे बहुत दुख पहुंचाएगी। इसलिए सबसे अच्छा उपाय ये था कि इसे हमेशा के लिए गुप्त रखा जाए। लेकिन अपनी स्वार्थी इच्छाओं की खातिर कि यूनेर बाई शियाओक्सी के रहस्य को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के लिए तैयार थी। भले ही इसका संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था, ये वास्तव में घृणित था। किन जियान को भी लगभग उसी समय पता चल गया था कि यूनर क्या कहने वाली थी, लेकिन जीफी का सिस्टम तेज था। उसने तुरंत यू को देखा। यूए का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया जब उसे ये बात समझ में आई। हालांकि जीफी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन वो सिर्फ एक पल के लिए ही बीच में बोलने में कामयाब हो पाई। हालांकि अचानक बीच में बोलने के कारण उसके पास कोई उचित बहाना नहीं बचा। 2 अजीब से सेकंड के बाद जीफी ने किन जियान की बलि देने का फैसला किया। हनी, तुमने मेरे पैर पर कदम रखा, जीफी ने किन जियान को देखते हुए अजीब तरीके से कहा। किन जियान, माफ कीजिए, मैं सुनने में बहुत ज्यादा मग्न था। दर्शक, गॉसिप क्वीन बहुत नाजुक है ना? उसके पैर पर पैर पड़ते ही वो ऐसे चीखने लगी मानो उसे बहुत चोट लगी हो। वापस मुद्दे पर आते हैं कि यूनर क्या खुलासा करने वाला था। कि यूनर को अब एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वो तुरंत चिल्लाया, यू, अरे नहीं, अब हम क्या करें? जीफी ने एक बार बीच में बोलने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि स्थिति को कैसे संभालना है। किन जियान से मदद मांगना बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उसने अपने कान में किन जियान की धीमी आवाज सुनी, चिंता मत करो, आराम से रहो। किन जियान अभी भी अपने सिद्धांत पर अड़ा हुआ था, अपनी पत्नी की रक्षा करना। इसके अलावा उन्होंने यू को कुछ सेकंड का समय दिया था। अगर वह इसे संभाल नहीं सकता था तो वे और कुछ नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से यू ने निराश नहीं किया। इससे पहले कि यूनर अपनी तथाकथित सच्चाई को उजागर कर पाती, यू ने शांति से कहा, हाँ, मुझे आपने धोखा दिया था। मुझे लगा कि आप जिस बच्चे को ले जा रही हैं वह मेरे पिता का है, मेरे छोटे भाई का। इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा धैर्यवान थी। मेरी सौतेली माँ, क्या मेरी देखभाल ने आपको गलत समझा? क्या दुखद बात है, मेरे मन में आपके लिए कोई विशेष भावना नहीं है। मैं केवल अपने छोटे भाई की वजह से परवाह करती थी। क्या आप जानती है क्यों? विषय में अचानक परिवर्तन से भीड़ क्षण भर के लिए भ्रमित हो गई। यूनर भी दंग रह गया। यू ने बेपरवाही से कहा, क्योंकि मैं एक DIN हूँ, मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगी। मैंने कई साल पहले नसबंदी करवा ली थी। मैं इसके बारे में थोड़ा दोषी महसूस करती थी, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम गर्भवती हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे प्रति थोड़ा दयालु होकर इसकी भरपाई कर सकती हूँ। ओह, और वैसे इससे यह भी साबित होता है कि उस रात मैं नहीं थी। मैं तुम्हें गर्भवती नहीं कर सकती थी, मेरे पास ये क्षमता नहीं है। चैप्टर 317। यू की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अचंभित कर दिया।
विषय में अचानक बदलाव उनकी चिंता का विषय नहीं था। उन्हें वास्तव में ये बात हैरान कर रही थी कि यू, जो यू परिवार का वंशज है, ने ऐसा निर्णय लिया था जो उसके पूर्वजों की परंपराओं के विरुद्ध था। ये लगभग अकल्पनीय था। एक बात तो ये थी कि यू परिवार की संपत्ति का वितरण बच्चों की संख्या से जुड़ा हुआ था, जिसका अर्थ था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी निःसंतान रहने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन चूंकि यू ने इतने भव्य माहौल में ये घोषणा करने का साहस किया था, इसलिए सभी ने बिना किसी सवाल के उस पर विश्वास कर लिया। वे इसे मजेदार मानने से खुद को नहीं रोक पाए। कुछ ही पल पहले के यूनर इस बात पर अड़ी हुई थी कि यू उसके बच्चे का पिता है। कौन सोच सकता था कि उसके बच्चे भी नहीं हो सकते? हे भगवान, यू, तुम एक लीजन हो। क्या यह कि यूनर की योजनाओं को बंद करने का तुम्हारा तरीका है? चूंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए कौन परवाह करता है कि बाई शियाओक्सी कर सकती है या नहीं? ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इस बीच बाई जियाओक्सी और उसके माता पिता सदमे में यू को देख रहे थे। वे यू के निःसंतान रहने के फैसले से अवगत थे। हालांकि उसने बाई शियाओक्सी को ये विश्वास दिलाया था कि यह उसका अपना फैसला था। उसके माता पिता सच्चाई जानते थे, उसने उसके लिए ऐसा किया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यू ने इसे सुनिश्चित करने के लिए गुप्त रूप से सर्जरी करवाई थी। हालांकि इस प्रक्रिया को उल्टा जा सकता था, लेकिन उनके कार्यों के पीछे के दृढ़ संकल्प ने बाई परिवार को बहुत प्रभावित किया। वे समझ गए कि यू को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार बाई शियाओक्सी गर्भवती नहीं हो सकती थी, लेकिन उसने उसे भविष्य में यू परिवार के किसी भी दबाव या जांच से बचाने के लिए ऐसा किया था, ताकि वो हमेशा उसके लिए सुरक्षित आश्रय बन सके। क्यों? तुमने मुझे नहीं बताया? बाई शियाओक्सी ने उत्सुकता से पूछा। यू ने उसे शांत करने के लिए कुछ बहाने बनाए, फिर मुस्कुराया और कहा, अच्छा हुआ कि मुझे दूरदर्शिता थी, अन्यथा इस झूठे आरोप को साफ करना मुश्किल होता। यू, क्या तुम पागल हो गए हो? यू के पिता ने आश्चर्य से कहा, आखिरकार अपने सदमे से बाहर आ गए। वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि उसके पोते पोतियां भी नहीं हो सकती थी? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कितने विद्रोही हो। तुम जल्द से जल्द इसे उलटने जा रहे हो। यू परिवार के बाकी सदस्य, हालांकि पारिवारिक संपत्ति को अधिक बच्चों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की। अनुन्य विनय के बीच बाई शियाओक्सी का चेहरा पीला पड़ गया। वह यू को अकेले ये बोझ उठाते हुए नहीं देख सकती थी, खासकर तब जब ये सब उसकी वजह से था। लेकिन जैसे ही वह अपनी बांझपन को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ी, यू ने उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर पकड़ लिया और चुप करा दिया। बचपन में आपने मेरे लिए जो उदाहरण पेश किया, उसे देखते हुए मैं कभी बच्चे क्यों पैदा करना चाहूंगा? आपने मुझे बहुत परेशान किया है, यू ने अपने पिता से शांति से कहा। मेरे बारे में चिंता करने के बजाय शायद आपको अपनी खुद की परेशानी से निपटना चाहिए। आपने शादी करने से पहले जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई, और आपने लगभग मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर ये शुद्ध किस्मत नहीं होती, तो हम दोनों इस परिवार में हंसी का पात्र बन जाते। यू हमेशा से ही विद्रोही स्वभाव का था। वह कुछ भी करने में सक्षम था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे मनाया जाए। उन्होंने बाद में इस मामले को सुलझाने और तत्काल मुद्दे को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, लेकिन के यूनर ने अपनी नजरें यू पर गड़ाए रखीं। तुम उसके लिए इतनी दूर चले गए? तुम सच में? मेरा सुझाव है कि आप बकवास करना बंद करें, अन्यथा मैं आपको थप्पड़ मारने में संकोच नहीं करूंगा। यू ने तीखी निगाह से चेतावनी दी। के यूनर ने उसे देखा, उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी, और अचानक एक कड़वी हंसी निकली। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यू ने अपनी नसबंदी का खुलासा क्यों किया था। उस पल में उसे यू के बाई शियाओक्सी के प्रति निर्विवाद, निस्वार्थ प्रेम का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? क्या मैं तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करता?
क्या मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है? मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, तुम मेरी तरफ देखते भी क्यों नहीं? उसमें ऐसी क्या खास बात है? कि यूनर ने पीड़ा में चिल्लाते हुए कहा। यू ने बाई शियाओक्सी को और भी कसकर पकड़ लिया। क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बस इतना ही। बाई शियाओक्सी का अस्तित्व मेरे लिए सब कुछ है। ये प्रत्यक्ष और बिना किसी स्पष्टीकरण के था। बाहरी लोगों के लिए बाई शियाओक्सी एक संरक्षित राजकुमारी की तरह लग सकती है, जिसने अपने प्यार के लिए कोई बलिदान नहीं दिया। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनकी उपस्थिति ही जीवन को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त है। बाई शियाओक्सी ने यू को उस अंधेरे, अवसादग्रस्त दुनिया से बाहर निकाला था, जिसमें वह फंस गया था। उसने कुछ भी असाधारण नहीं किया था, बस उसकी मीठी मुस्कान ने उसकी दुनिया को उल्टा कर दिया था। यू ने महसूस किया कि उसकी सारी परेशानियां देखते हुए बाई शियाओक्सी द्वारा प्यार पाना उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। इसलिए उनके पास जो कुछ भी था, वह उसकी कद्र करता था और कभी भी किसी चीज को उसे नष्ट करने की इजाजत नहीं देता था। इस अंतिम प्रतिक्रिया ने के यूनर को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसका जवाब सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी और अंततः बेहोश हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर पहले की पीड़ा से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था और उसे खून बहने लगा। इस अफरातफरी के बीच एम्बुलेंस बुलाई गई और यू के पिता को भी उसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि अब वे कानूनी रूप से विवाहित थे। इस नाटकीय अंदाज में शादी अचानक समाप्त हो गई। यू परिवार के अलावा सभी मेहमान दबी हुई हंसी के साथ चले गए। उनके फोन चमक रहे थे और वे रोचक गपशप साझा कर रहे थे। उच्च वर्गीय वर्ग निस्संदेह इस कांड से खलबली मचा रहा था। सभी बातचीत एक ही तरह से शुरू हुई। लोग पूछ रहे थे कि क्या जीफी वास्तव में वहां थी। हर कोई अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था, उस रहस्यमय आकृति की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था, मानो उसे देखने मात्र से उन्हें किसी प्रकार की रहस्यमय अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ किन परिवार के कुछ सदस्यों को भीड़ के साथ जाते देखा। किन जियान या जी फी का कोई पता नहीं था। जी फेई जल्दी ही वहां से खिसक गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साथ तमाशा जैसा व्यवहार किया जाए। यू भी वहां रुकना नहीं चाहता था और न ही बड़ों से उपदेश सुनना चाहता था। इसलिए वह बाई शियाओक्सी के साथ जल्दी ही चला गया और अपने समूह के बाकी लोगों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया था। निजी रेस्तरां में यू बहुत खुश था। उसने किन जियान और जी फी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए टोस्ट उठाया। सभी ने मजाक किया, लेकिन जी फी थोड़ी नाराज थी। उसने पहले ही खुद को विभिन्न गपशप समूहों में उल्लेखित होते देखा था। मैंने सोचा था कि आज कोई तमाशा नहीं होगा। अब मुझे किसी तरह के भविष्यवक्ता के रूप में लेबल किया जा रहा है, जी फी ने अपना पेय पीते हुए शिकायत की। दूसरों को लगा कि वो लेबल को लेकर परेशान है, लेकिन फिर उन्होंने उसे किन जियान से कहते सुना, अब से लाइव गपशप का आनंद लेना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं बस एक शांत दर्शक बनना चाहती थी, लेकिन वे मुझे इसमें घसीटते रहते हैं। सभी लोग जोर से हंसने लगे। किन जियान ने बस कोमलता से मुस्कुराकर जी फी को अपनी कुंठाएं व्यक्त करने का मौका दिया। हालांकि मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। आप हमेशा इन बड़े घोटालों पर कैसे ठोकर खाते हैं? ये एक संयोग है, गो यालान ने टिप्पणी की। जी फेई ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, ये सिर्फ संयोग है। मुझे गपशप का बहुत शौक है, इसलिए मैं इस तरह की स्थितियों के प्रति ज्यादा सजग हूँ। ये बात सही भी थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अलौकिक चीज में विश्वास नहीं करता था। बात बस इतनी सी थी कि जी फी के पास मुसीबत को पहचानने की गहरी नजर थी और उसकी न्यायप्रियता के कारण ही ये स्थिति उत्पन्न हुई। जबकि अन्य लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, गो यालान ने उत्साहपूर्वक स्वयं को फेई संप्रदाय का समर्पित अनुयायी घोषित कर दिया। शाम ढलते ढलते यू ने अचानक सबको अलविदा कह दिया। तभी उन्हें याद आया कि उसने शादी के तुरंत बाद बाई शियाओक्सी को ले जाने की बात कही थी। उनके हवाई जहाज के टिकट पहले से ही बुक थे। चैप्टर 318
जैसे ही वे जाने वाले थे, सभी लोग हैरान हो गए। सच्चाई अब सामने आ चुकी है, और फिर भी तुम जाना चाहते हो? लुओ फी ने उलझन में पूछा। क्या ये डी के मुद्दे की वजह से है? क्या आप अपने परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित हैं? जिंग यान ने पूछा। गो यालान ने ध्यान भटकाते हुए कहा, क्या तुम सच में डी के जाने की योजना बना रहे हो? क्या तुमने और जियाओक्सी ने इस पर चर्चा की है? सेन टिंग ने भी जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। हालांकि जीफी और किनजियान को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वे के यूनेर को पागल होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद में बाई शियाओक्सी के रहस्य को उजागर करने से रोक रहे हैं। इसलिए वे बाई शियाओक्सी को चोट पहुंचाने से बचने के लिए जल्दी निकल रहे हैं। वे वास्तव में बाई शियाओक्सी को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाई शियाओक्सी को दोषी महसूस हुआ और वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन यू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बीच में रोक दिया। हालांकि इस बार बाई शियाओक्सी को यू पर तरस आया और उसने बातचीत वापस ले ली। असल में ये मैं हूँ। बाई शियाओक्सी द्वारा सच्चाई बताने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। जीफी को इसकी उम्मीद थी, और वो खुद को थोड़ा खुश महसूस करने से नहीं रोक सकी। हालांकि ये जानबूझकर नहीं किया गया था। मुझे यकीन है कि अब वे वास्तव में दोषी महसूस कर रहे होंगे। वे शायद आधी रात को जागकर खुद को थप्पड़ मारेंगे। हाँ, किनजियान, जो भाव शून्य था, जीफी की टिप्पणी सुनकर लगभग हंस पड़ा। अंत में यू ने बाई शियाओक्सी को अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब से शियाओक्सी को अपनी प्यारी बच्ची की तरह रखूंगा। है, तुम लोग और बच्चे पैदा करो और हमें कोटा पूरा करने में मदद करो। हम गॉड पेरेंट्स बनेंगे। शियाओक्सी, चलो शर्त लगाते हैं कि पहले गॉडमदर कौन बनेगा? गो यालान ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। मुझे लगता है कि मेरी संभावना सबसे अधिक है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तो शादीशुदा भी नहीं हो। यू ने जवाब दिया। कौन कहता है कि बच्चे पैदा करने के लिए आपको शादीशुदा होना जरूरी है? गो यालान ने जवाब दिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक बच्चा पैदा कर सकता हूँ, और ये पूरी डेटिंग और शादी की प्रक्रिया से गुजरने से कहीं ज्यादा तेज होगा। लुओ फेई जोर से हंस पड़ा। गो यालान ने तुरंत जवाब दिया, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम अभी भी सिंगल हो और टूटे दिल को संभाल रहे हो। तुम शायद पहले नहीं हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से आखिरी होगे। लुओ फेई ने अपनी छाती पकड़ ली। अरे, कमर के नीचे मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। सभी की नजरें तुरंत कमरे में मौजूद दो अन्य लोगों, जिंग यान और सेन टिंग पर टिक गईं। उनके बीच कुछ सूक्ष्मता थी। सेन टिंग ने सीधे कहा, मैं भी डी के जीवन शैली पर विचार कर रहा हूँ। जिंग यान को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जल्दी से कहा, मैं अपने साथी की इच्छाओं का पूरा सम्मान करूंगा, इसलिए मैं अभी अनिर्णित हूँ। बेहतर होगा कि आप किनजियान और जीफी पर भरोसा करें। मूड बदल गया और बाई शियाओक्सी विचलित हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने किनजियान और जीफी को देखा। जब आपके बच्चे होंगे तो क्या मैं गॉडमदर बन सकती हूँ? किनजियान, जो कभी भी जीफी पर दबाव नहीं डालना चाहता था, विषय बदलने ही वाला था जब जीफी ने कहा, बेशक। किनजियान का दिल तेजी से धड़क उठा। भले ही यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन जीफी के शब्दों ने उसे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित कर दिया। क्या इसका मतलब ये था कि जीफी उसके साथ रहने और यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने को तैयार थी? जवाब देने के बाद जीफी खुद क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में एक याद कौंधी घर घर का खेल। वह पत्नी थी और उसका एक छोटा पति था। उनके सामने 3 खिलौने थे जो उनके बच्चों की तरह काम कर रहे थे। जीफी को यकीन नहीं था कि वह याद कहाँ से आई। वो हमेशा प्यार के विचार से असहज रही थी, और बच्चे पैदा करने के विचार ने उसे दबाव और बाधाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जिनसे वो हमेशा बचती रही थी। लेकिन अचानक किनशियान के साथ बच्चा पैदा करने का विचार उसे इतना डरावना नहीं लगा। उसे लगा कि उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए उसने सहजता से सहमति दे दी।
जीफी अपनी मदद नहीं कर सकी और किन जियान पर एक नजर डाली। उसने पाया कि उसकी गहरी आंखें उसे गौर से देख रही थी। वे इतने प्रेम से भरे हुए थे कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह उनमें डूब जाएगी। क्या वह वास्तव में किन जियान की हमेशा से ही संयमित भावनाओं को समझ पाई थी? क्या वो वास्तव में इतना खुश था? जीफी को लगा कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं और गाल लाल हो गए हैं। हो सकता है कि शराब का असर हो, लेकिन उसे पक्का नहीं पता था। वह किन जियान के साथ भविष्य साझा करने के विचार को लेकर अधिकाधिक सहज महसूस करने लगी थी। जीफी की प्रतिक्रिया से समूह में उत्साह फैल गया। यू ने हंसते हुए कहा, मैं कहूंगा कि आप दोनों को पहले शादी कर लेनी चाहिए। भले ही हम जल्द ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कोई शादी है तो हम उसमें शामिल होने के लिए वापस आएंगे। इस बार ये किन जियान था जिसने जवाब दिया, हाँ, हम एक लेंगे। घोषणा की प्रतीक्षा करें। उस रात किसी कारणवश जीफी ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। शराब के साथ साहस भी आया। जीफी को जो आखिरी बात याद है वह है किन जियान को नीचे धकेलना। यह एक लंबा, धीमा चुंबन था जिसने उसकी सांसें रोक दी। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वह केवल इतना जानती थी कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे सचमुच पसंद है, कुछ ऐसा जो इतना कीमती है कि वह उसे निगल जाना चाहती है। जब वो जागी तो एक वाक्य उसके कानों में गूंज उठा। आवाज इतनी कर्कश थी कि उसका दिल कांप उठा। फेफी, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? स्वर इतना दयनीय था कि जीफी का अभी भी भ्रमित मन भ्रम से भर गया। लेकिन अपनी यादों के टुकड़ों के बारे में सोचते हुए जीफी बिस्तर पर अनिश्चितता के साथ करवट बदलने लगी। अपने सूजे हुए होठों और दुखते दांतों के अलावा उसे कोई शारीरिक परेशानी महसूस नहीं हुई। क्या कुछ नहीं हुआ? अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और किन जियान बाथरूम में बाहर आया। उसे जागते हुए देखकर वह रुक गया। थोड़ा असहज लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि वह अच्छी तरह से नहीं सोया था। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? किन जियान ने बिस्तर के पास पहुंचते हुए पूछा। जीफी ने किन जियान के काटे हुए होठों को देखा, ये जानते हुए कि ये उसका ही काम है, लेकिन वो पूछ रहा था कि क्या वह ठीक है। जीफी को अकारण निराशा महसूस हुई। अरे, तुमने कुछ नहीं किया। मैं कुछ महसूस कैसे करूं? किन जियान, जो उसके लिए पानी लाने वाला था, स्तब्ध रह गया। अपनी निराशा को दबाते हुए उसने कहा, तुमने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी। हैंगओवर से तुम्हें सिर दर्द हो सकता है। जीफी ने मुंह बनाया। उसका मन अभी भी भटक रहा था। तो पीने के बाद भी कोई नशे में धुत हरकत नहीं हुई थी। किन जियान ने अपनी हताशा को नियंत्रित करने की कोशिश की और उसे पानी दिया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके बाथरोब का कॉलर थोड़ा ढीला हो गया। किन जियान ने पूरी सुबह अजीब तरीके से अपना बाथरोब पहना हुआ था, जिसका कॉलर लगभग उसके गले तक था, जिससे उसकी गर्दन पूरी तरह ढकी हुई थी। लेकिन अब उसकी कॉलरबोन उजागर हो गई थी। जीफी, जो पानी पी रही थी, की नज़र गलती से पानी पर पड़ी और उसका गला अटक गया तथा उसने पानी थूक दिया। किन जियान चौंक गया और जल्दी से उसके पास बैठ गया। उसकी पीठ थपथपाने लगा। लेकिन अगले ही पल उसकी छाती ठंडी महसूस हुई क्योंकि किसी ने साहसपूर्वक उसका लबादा खींच लिया। किन जियान दंग रह गया। जीफी और भी अधिक स्तब्ध रह गई। उसने किन जियान के कॉलरबोन पर काटने का निशान देखा था और उसे करीब से देखना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वहां एक से अधिक निशान होंगे। उसकी दृढ़, गोरी छाती पर अलग अलग गहराई के कम से कम 1 दर्जन काटने के निशान थे। उसका सुंदर शरीर ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो। उसमें से एक अजीब, आकर्षक सुंदरता झलक रही थी, जिसने उसे और अधिक निशान जोड़ने के लिए प्रेरित किया। जीफी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई और उसे अस्पष्ट रूप से याद आया कि उसके कानों में रुक-रुक कर कराहें आ रही थी, धीमी, रुकी हुई आवाजें, जिसने उसके दिल को उथल-पुथल कर दिया था। चैप्टर 319।
जीफी घबरा गई। उसका दिमाग असंगत विचारों से भर गया, मानो उसका दिमाग अंतरिक्ष में उड़ गया हो। क्या मैंने कल रात किन जियान के साथ वास्तव में कुछ किया था? यह बेतुका विचार किन शियान के कार्यों से पूरी तरह से बनने से पहले ही बाधित हो गया। जीफी ने अपना माथा पकड़ा और देखा कि किन जियान बहुत शर्मा रही थी और उसकी ओर ऐसे भाव से देख रही थी जिसे बयान करना मुश्किल था। जीफी ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, क्या यह सब मेरे कारण था? किन जियान ने अपने होठों को दबाया। वो थोड़ा दुखी लग रहा था, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिला दिया। उससे दर्द हुआ होगा। तुमने विरोध क्यों नहीं किया? जीफी को और भी अजीब लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके दांत दर्द कर रहे थे। किन जियान की मजबूत मांसपेशियों को काटना मुश्किल रहा होगा। जीफी वास्तव में ये समझ नहीं पा रही थी कि उसने लोगों को काटने की आदत कैसे विकसित कर ली। लेकिन किन जियान ने धीरे से कहा, तुम्हें ये पसंद है। ऐसा लग रहा था कि जब तक जीफी को ये पसंद है, किन जियान उसका विरोध नहीं करेगा, चाहे वो उसके साथ कुछ भी करे। आह! मेरे अंदर का भेड़िया अब जंगली होने वाला है। ये सुनकर किन जियान असहज महसूस करने लगा और अपना कॉलर ठीक करने लगा। रुको, ये सही नहीं है। किन जियान रुक गया। उसे महसूस हुआ कि जीफी की निगाहें अजीब हो गई थी। अगर वह मुझे पसंद करता है और मैंने पहले ही इतना कुछ कर लिया है, तो उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या इसलिए कि वह अक्षम है? किन जियान। उसने जीफी को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और अगले ही पल उसने उसे पलट दिया और अपने नीचे दबा लिया। अचानक नज़दीकी ने जीफी के दिल की धड़कनें तेज कर दीं। उसके खूबसूरत चेहरे को सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर देखते हुए वो हकलाते हुए बोली, क्या क्या हो रहा है? किन जियान की निगाहें लगभग जीफी पर ही टिकी थी। उसकी गहरी, चुंबकीय आवाज उसकी यादों के साथ घुल मिल रही थी। एक और कारण है जिसके कारण मैंने तुम्हें नहीं रोका। हाँ, मैंने सोचा था कि और भी कुछ होगा। जी फेई दंग रह गई। लेकिन जब तुमने वह कर लिया जो तुम करना चाहते थे, तो तुम सो गए। जी फेई को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। किन शियान ने अपना माथा उसके माथे पर दबाया। उसका स्वर और भी दयनीय हो गया। और फिर तुमने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। जी फेई ने हांफते हुए कहा, इसलिए मैंने उसे बहुत देर तक चिढ़ाया और फिर सो गया। तुमने मुझे परेशान किया। किन जियान की आवाज फिर से आई, जो हमेशा की तरह दबंगई से रहित थी। इसके बजाय वह एक दयनीय पिल्ला की तरह लग रहा था, जिससे जीफी को एक निर्दयी महिला की तरह महसूस हो रहा था, जो बिना किसी जिम्मेदारी के फ्लर्ट करती थी। तो ऐसा नहीं था कि किन जियान अक्षम थी, ये वह थी। जीफी ने फिर से सूखी हंसी निकाली। उसे कुछ सांत्वना देने की जरूरत महसूस हुई। अगली बार मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। किन जियान की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत जीफी पर नजर डाली। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी शिकारी के निशाने पर शिकार बन रही हो। अब किन जियान की आवाज भारी हो गई। वह अपनी उत्तेजना को छुपाने में असमर्थ था। जीफी को उसके शरीर से निकलती गर्मी का एहसास हो रहा था, जो उसके शरीर पर दबाव डाल रही थी, और उसका एक खास हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। जीफी ने तुरंत ही घबराहट में अपनी ही लार को गले में दबा लिया। वो घटना के बाद बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर थी, और नशे में बेशर्मी से पेश आने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन नशे में रहते हुए कुछ करना, ये जीफी के लिए मौत की सजा थी। उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया और उसका पूरा शरीर अनायास ही अकड़ गया। किन जियान ने जीफी की बेचैनी को देखा और रुक गया। जल्दी से अपने आप को संभालते हुए उसने अपने आक्रामक व्यवहार को दबा दिया, खड़ा हो गया और आश्वस्त होकर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए ये ठीक है। किन जियान ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, और जीफी को ये बात पता थी। किन जियान को बाथरूम की ओर जाते देख उसे एहसास हुआ कि पिछली रात भी किसी ने इसी तरह बिताई थी, और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जीफी अपना चेहरा ढकने और कंबल में लोटने के अलावा कुछ नहीं कर सकी।
जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, तो उसे लगा कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गई। उसके बाद किन परिवार ने देखा कि दोनों के बीच का माहौल फिर से बदल गया था। जी फी अनजाने में किन जियान की ओर देखती, और जब वे साथ बैठते तो वो स्वाभाविक रूप से उसकी बाहों में झुक जाती। जब उनकी नजरें मिलतीं तो आसपास के सभी लोग हवा में मिठास महसूस कर सकते थे। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि जब जी फी घर पर आराम कर रही होती थी और किन जियान काम में व्यस्त होती थी, तब भी वे अक्सर वीडियो कॉल चालू रखते थे। वे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन कभी-कभी वे कुछ शब्दों का आदान प्रदान कर लेते थे। स्वाभाविक रूप से कंपनी में अजीबोगरीब अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि किन जियान को दबा दिया गया है, जबकि अन्य ने दावा किया कि जी फी बहुत ज्यादा नियंत्रण कर रही थी। तरह तरह की कहानियां थीं, लेकिन इनमें से कोई भी अफवाह उनके कानों तक कभी नहीं पहुंची। किन परिवार के सदस्य लगातार उत्साहपूर्वक इस बात पर दाव लगा रहे थे कि आखिरकार कब चीजें ठीक होंगी। इस बीच जी फी को लगा कि वह अपनी पकड़ खोने वाली है। हर रात उसे तब तक चूमा जाता जब तक कि किन जियान उसके पैरों को कमजोर नहीं कर देता। भले ही वो पहले बेशर्मी से काम करने वाली थी, किन जियान ने जल्दी ही इस कला में महारत हासिल कर ली थी और आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ गई थी। ऐसा लगता था कि होशियार लोग आम लोगों की तुलना में हर चीज में तेजी से आगे बढ़ते हैं। जी फी इतनी जल्दी प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी। आखिरकार उसने अपने आकर्षण में खुद को खोने और प्यार में पागल मूर्ख बनने के लिए पर्याप्त नाटक देखे थे। खुद को विचलित करने के लिए जी फी, जो हमेशा सोफे पर बैठी रहती थी, ने सक्रिय रूप से सिस्टर पेई से काम मांगना शुरू कर दिया। उनका स्टूडियो अच्छा चल रहा था। जिन 2 प्रतिभाशाली महिलाओं को उन्होंने भर्ती किया था, वे अपने अपने क्षेत्रों में धूम मचा रही थीं और कहा जा रहा था कि उन्हें जल्द ही प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने वाले हैं। जैसा कि सिस्टर पेई ने कहा, इन दोनों को साथ लाने से स्टूडियो सोने की खान बन गया। सिस्टर पेई को तो ये भी संदेह था कि जी फी को धनी अभिजात वर्ग द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया होगा। यही कारण था कि वह इतनी ऊब गई थी और गपशप करने और न्याय करने के लिए मनोरंजन उद्योग में वापस लौटना चाहती थी। जी फी को ये समझाना कठिन लगा, लेकिन ये सच था, उनके शहर का उच्च समाज हाल ही में असामान्य रूप से शांत था। लगभग कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा था। क्या यह महज संयोग था या वे उससे बच रहे थे? जी फी को बाद वाले पर संदेह था, खासकर तब जब उसने देखा था कि किन परिवार के अन्य सदस्य उसके और किन जियान की पीठ पीछे गुप्त रूप से कुछ चर्चा कर रहे थे, और उनके हावभाव बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक बार उन्होंने उसे किन जियान को विदेश यात्रा पर ले जाने के लिए मनाने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि ये शादी से पहले की छुट्टी के रूप में उनके रिश्ते को मजबूत करने के लिए था। जी फी निश्चित रूप से चकित थी। कुछ समय बाद जी फी ने उनके रहस्यों को जानना बंद कर दिया। आखिरकार वे परिवार थे और उनकी निजता का सम्मान करना महत्वपूर्ण था। तो जी फी ने सीधे पूछने का फैसला किया। जी फी के सवाल का सामना करते हुए घर पर मौजूद 3 किन परिवार के सदस्य कुछ असहज दिखे। आखिरकार किन के पिता ने आह भरी, ठीक है, हमें जल्द या बाद में जी फी को बताना चाहिए। इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। किन की माँ ने भी आह भरी, जी फी, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब से तुम 15 साल की उम्र में हमारे परिवार में आई हो, तब से हर साल एक ऐसा समय आता है जब हम घर पर नहीं होते। जी फी को अचानक अजीब लगा। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि ये सच था। उसे अपने अतीत से विरासत में मिली यादें ज्यादातर किन शियान के बारे में जुनूनी थीं। जब दूसरे लोगों के मामलों की बात आती थी तो वो उदासीन रहती थी, इसलिए उसकी यादें धुंधली थीं। विरासत में मिली यादों की बात करें तो ये काफी अजीब था। किन जियान के लिए उसके सिर से पांव तक गिर जाने और लगातार उसका पीछा करने की यादें तो बहुत ही ज्वलंत थी, लेकिन उसके पहले अपने माता पिता के साथ बिताए गए जीवन की यादें धुंधली थीं, मानो किसी पर्दे से छिप गई हों। उसे केवल सामान्य रूपरेखा ही याद थी।
जब उसने विवरण याद करने की कोशिश की, तब भी जीफी को अपने जैविक माता पिता के बारे में स्पष्ट रूप से याद नहीं आया। हालांकि उसने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मूल शरीर उसके माता पिता के साथ एक कार दुर्घटना में था, इसलिए स्मृति हानि की संभावना थी। जीफी को वास्तविकता का एहसास हुआ और उसने पूछा, तो क्या इस बार भी यही कारण है? तुम सब जा रहे हो? किन के पिता ने उत्तर दिया, हाँ, हर साल हम अपने पिता के, उनके दादा के जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए वाई सिटी लौटते हैं। हालांकि किन जियान इसमें शामिल नहीं होता है। चैप्टर 320। जीफी हैरान रह गई। उसने वहां मौजूद 3 लोगों को आश्चर्य से देखा। किन जियान अपने दादा के जन्मदिन के भोज में शामिल नहीं होने वाला था? जीफी ने खुद को रोक न पाते हुए पूछा, क्यों? क्या उसे अपने दादाजी से कोई परेशानी है? नहीं, सख्ती से कहें तो वो वाई सिटी वापस नहीं जाएगा। किन यान ने जवाब दिया। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। किन परिवार मूल रूप से वाई सिटी में प्रमुखता से उभरा था, जहां वे एक प्रमुख कबीले थे। ऐतिहासिक नीतियों और कई अन्य कारणों से दादा किन जानते थे कि वे स्थिर नहीं रह सकते या समय से पीछे नहीं रह सकते। इस प्रकार किन परिवार इस नए स्थान पर अपना व्यवसाय केंद्रित करने वाले पहले लोगों में से था। हालांकि उस समय दादाजी किन की उम्र बढ़ रही थी, इसलिए उन्हें ये काम अपने बच्चों को सौंपना पड़ा। किन के पिता, जो अपने भाई बहनों में दूसरे सबसे बड़े थे, का अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिश्ता था। इसी दौरान उन्होंने किन परिवार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली, परिवार के ज्यादातर संसाधनों को इस नए शहर में लाया और किन परिवार के व्यापारिक साम्राज्य को स्थिर किया। किन परिवार के कई विस्तारित रिश्तेदारों ने भी उस समय वाई सिटी में अपने लंबे समय से स्थापित जीवन को त्याग दिया और किन के पिता के साथ नए अवसरों और विकास की तलाश में यहाँ आ गए। बेशक, अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में रखना समझदारी नहीं है। वाई सिटी के साथ साथ विदेशों में भी किन परिवार के व्यवसाय थे, जिन्हें किन के पिता के अन्य भाई बहनों को संभालने के लिए छोड़ दिया गया था। केवल किन के पिता ही अपने पूरे परिवार को इस नए शहर में स्थायी रूप से बसाने के लिए ले गए। दादाजी किन अपनी सबसे बड़ी चाची और तीसरे चाचा के साथ वाई सिटी में ही रहे, जबकि चौथे चाचा पड़ोसी शहर में थे और 5वें और 6ठे चाचा विदेश में थे। आमतौर पर किन परिवार केवल दादाजी किन के जन्मदिन समारोह के दौरान ही पूरी तरह से इकट्ठा हो पाता था, लेकिन जब से किन शियान इस शहर में आया था, वह कभी वापस नहीं लौटा। जीफी ने जब सबकी बातें सुनी तो उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। वह ये महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि यहाँ एक बड़ी कहानी है। हालांकि ये सोचकर कि यह किन शियान से संबंधित हो सकता है, वह कुछ असहज हो गई, क्योंकि ऐसी कहानी संभवतः अच्छी नहीं होगी। किन परिवार ने भी इस मामले को घुमा फिराकर नहीं बताया। ये देखते हुए कि जीफी और किन जियान अब कितने करीब थे, उसके लिए कुछ बातें समझना सबसे अच्छा था। वास्तव में ये सब मेरी गलती है, किन की माँ ने कहना शुरू किया। अतीत को याद करते हुए उसकी भावनाएं उसे अभिभूत करने लगी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। माता पिता के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है। किन के पिता ने तुरंत उसे दिलासा दिया। इससे जीफी और भी अधिक चिंतित हो गई। मुझे समझाने दो। किन यान ने आगे बढ़कर काम अपने हाथ में ले लिया। इस मामले की जड़ में किन परिवार का अपना व्यावसायिक ध्यान बदलने का निर्णय भी शामिल था। जब किन के पिता अपना नया जीवन शुरू करने के लिए यहाँ आए, तो किन की माँ भी स्वाभाविक रूप से उनका साथ देने के लिए उनके पीछे चली आईं। उस समय किन यान पहले से ही 5 साल की थी और किंडरगार्टन में जा सकती थी, इसलिए उसे साथ लाना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि किन जियान अभी भी बहुत छोटा था, केवल 2 या 3 साल का। उसे साथ लाना किन की माँ के लिए बहुत मुश्किल होता, खासकर तब जब किन जियान को पहले से ही उच्च बुद्धि वाले बच्चे के रूप में पहचाना जाता था, बहुत कुछ किनशी की तरह, और उसे विशेष पालन पोषण और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इस प्रकार दादा किन ने दंपति के लिए किन जियान को उनके गृहनगर में छोड़ने का निर्णय लिया। आखिरकार वाई सिटी वास्तव में उस समय हर पहलू में सबसे विकसित थी।
जो एक प्रतिभाशाली बच्चे को पालने के लिए अधिक अनुकूल थी। इसके अलावा उनके सबसे करीबी परिवार के सदस्यों के साथ किन जियान की देखभाल करना कोई समस्या नहीं होगी। किन जियान हमेशा से असाधारण रूप से बुद्धिमान और समझदार रहा है, इस हद तक कि यह दिल तोड़ने वाला था। जब उसे कारण बताए गए तो वह रोया नहीं और नहीं कोई हंगामा किया। अनिच्छा से किन के पिता और किन की माँ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए किन यान के साथ चले गए। यहाँ एक व्यक्ति का उल्लेख करना उचित होगा, दादी लू, दादा किन की दूसरी पत्नी। 6 किन भाई बहनों की एक ही जैविक माँ थी, जो छठे बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी। दादी लू मूल रूप से दिवंगत श्रीमती किन की करीबी साथी थीं, और श्रीमती किन के निधन के बाद वह किन परिवार के साथ रहीं और प्रत्येक बच्चे की देखभाल में मदद की। परिवार में उनका बहुत सम्मान था। बाद में उनकी शादी हुई और उन्हें एक बच्चा भी हुआ, लेकिन उनके पति का जल्दी ही निधन हो गया, इसलिए वह अपनी इकलौती बेटी के साथ किन परिवार में रहने लगी। यहाँ कोई नाटक नहीं था। दादी लू पुराने ज़माने की महिला थी, जो वफादारी और सेवा के पारंपरिक मूल्यों में गहराई से निहित थी। ये श्रीमती किन की मरते समय की इच्छा थी कि दादी लू दादा किन से शादी करें। उन्हें डर था कि कोई और सौतेली माँ उनके बच्चों के साथ बुरा व्यवहार न करे। दादा किन अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करना चाहते थे, इसलिए वे सहमत हो गए। दोनों ही सभ्य लोग थे और उन्होंने अपना जीवन एक साथ सद्भाव में बिताया, ये दिखाने के लिए कि वह कभी भी ऐसे बच्चे पैदा नहीं करेगी जो पारिवारिक विरासत के लिए श्रीमती किन के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। दादी लू ने शादी से पहले गुप्त रूप से एक नसबंदी एजेंट लिया। इस प्रकार दादी लू की पिछली शादी से लाई गई बेटी को छोड़कर सभी किन भाई बहन पूर्ण भाई बहन थे। इस सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक गतिशीलता का अर्थ था कि किन परिवार के भीतर कभी भी कोई आंतरिक कलह नहीं हुआ, जिससे वे वाई सिटी में कुछ हद तक असामान्य बन गए। ये भी इस माहौल के कारण ही था कि दादी लू ने अपने पोते पोतियों की पूरे दिल से देखभाल की। यही कारण था कि किन के पिता और किन की माँ ने किन जियान को अपने गृहनगर में छोड़ने में सहज महसूस किया। हालांकि जैसे जैसे किन जियान बड़ा हुआ, उसके व्यक्तित्व में समस्याएं सामने आने लगीं। पहले तो ये सोचा गया कि उसकी उच्च बुद्धि के कारण उसके लिए अपने आसपास की दुनिया में घुलना मिलना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो धीरे धीरे कम बोलने लगा। लेकिन स्थिति और खराब हो गई। जब किन जियान 5 या 6 साल का हुआ तो किन के पिता और किन की माँ को एहसास हुआ कि वे उसे अब और वहाँ नहीं छोड़ सकते और उसे अपने साथ रहने के लिए ले जाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उस समय किन की माँ किन झाओं के गर्भ में थी और गर्भावस्था विशेष रूप से कठिन थी, जिसके कारण उसे लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस प्रकार किन जियान को लाने की योजना स्थगित कर दी गई। उसके बाद किन जियान की हालत और भी खराब हो गई। वह मुश्किल से किसी से बात करता था और उस दौरान उसके गृहनगर में परिवार को संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कई उपाय आजमाए, जैसे कि किन जियान को उच्च बुद्धि वाले बच्चों के लिए एक समर कैंप में भेजना। हालांकि जब वो वापस लौटा तो उसने मुश्किल से कुछ खाया पिया और कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। दादा किन ने तुरंत किन जियान के लिए एक मनोवैज्ञानिक की तलाश की, जिसने उसे ऑटिज्म के साथ साथ स्मृति भ्रम और भावनाओं के धीरे धीरे खत्म होने का निदान किया। उस साल किन जियान 8 साल का था। किन के पिता और किन की माँ ने सब कुछ छोड़ दिया और किन जियान को हर जगह चिकित्सा सहायता लेने के लिए ले गए। हालांकि उस समय मनोविज्ञान का क्षेत्र उतना उन्नत नहीं था और मानसिक बीमारियों का इलाज करना मुश्किल था। उन्हें केवल यही स्पष्टीकरण मिल सका कि किन जियान की हालत माता पिता के साथ की कमी के कारण थी। तब से किन के पिता और किन की माँ ने उसे अपने पास रखा। जब किन शियान 9 वर्ष का था, तब उसकी मुलाकात अनजान छोटी सी जीफी से हुई। समय के साथ किन के पिता और किन की माँ ने देखा कि किन जियान भावनात्मक रूप से अलग नहीं था, वह बस खुद को रोक रहा था। उसके भीतर अभी भी जीवन शक्ति की चिंगारी थी, बस उसे प्रज्वलित करने की जरूरत थी। समय बीतने के साथ
किन जियान धीरे धीरे सामान्य हो गया। हालांकि वह जो व्यक्ति बन गया वह उसका असली रूप था या उसके मनोवैज्ञानिक संघर्षों का परिणाम था, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। लेकिन एक प्रभाव अभी भी बना हुआ था। किन जियान ने वाइस सिटी लौटने से इनकार कर दिया। शुरू में जब किन जियान की भावनाएं दबी हुई थी तो उसने शायद ही कभी अपनी पसंद या नापसंद का इजहार किया हो। पहली बार उसने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से तब व्यक्त किया जब वे उसे वाइस सिटी वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसे उल्टी हुई, फिर बुखार हुआ और वह कोमा में चला गया। ये सुनकर काफी देर की स्तब्ध चुप्पी के बाद आखिरकार जीफी बोली। उसने तनाव और बचाव की मुद्रा में शत्रुता के भाव के साथ पूछा, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वाइस सिटी में उसका बचपन खराब बीता था? क्या कोई उसके साथ गुप्त रूप से बुरा व्यवहार कर रहा था? किन यान ने जवाब दिया, हमने उससे पूछा। उसने कहा नहीं।